नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे भारतीय संसद अर्थात इंडियन पार्लियामेंट से संबंधित टॉप 50 दोस्तों प्रश्नों की। जी दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो आगे के दोस्तों 20 प्रमुख प्रश्न थे उनकी चर्चा कर लिया था। उसके आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज हम सभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 से दोस्तों आगे की प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की प्रश्नों की शुरुआत करें, आप सभी से निवेदन दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। चलते दोस्तों बिना कुछ समय गवाए अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न आज के दोस्तों आपके सामने है कि जो साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है। दोस्तों, हम लोगों ने इसके संदर्भ में कल ही बात कर लिया था, लेकिन दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न बड़ा सिंपल सा है कि सिंपल बिल के कंडीशन में, साधारण विधेयक के कंडीशन में दोस्तों, जब दोनों सदनों के बीच में अर्थात तो लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच में उस बिल को लेके, उस विधेयक को लेके मतभेद हो जाए, तो उस परिस्थिति में संसद के दोनों सदनों की जो बैठक है, जो ज्वाइंट सिटिंग है, उसको बुलाने का अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों बिना कुछ देखे, आपको बिना आंसर दिए ही आप बता सकते हैं आराम से। मैंने कल ही बताया था कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी। दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास दोस्तों यह पावर है कि इन द केस ऑफ सिंपल बिल व्हेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, द पावर is conferred to the president of India to call the joint sitting of the parliament। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपके राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि संसद के साधारण विधेयक के संदर्भ में जब भी सदनों के बीच मतभेद होगा, तो वह आर्टिकल 108 का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्ष क्या करेगा, बुलाएगा। लेकिन प्रश्न यह भी उठ सकता है कि जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार बनता है, ध्यान रखिएगा। उसकी अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, जिसको हम लोग लोकसभा स्पीकर भी कहते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। खैर दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, जब राष्ट्रपति बुलाए, दूसरा लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, तीसरा संसद का सत्र शुरू होने पर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भैया है बड़ा सिंपल सा जवाब, आप दे पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हमने बताया था कि जब संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा में साधारण विधेयक को लेकर मतभेद हो जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है वह क्या करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 108 के तहत। अब एक प्रश्न और जान लीजिए इसमें कि प्रश्न आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है इन द केस कि लोकसभा जो है और जो राज्यसभा है, इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, जब बात संसद की होगी तो संसद का गठन आर्टिकल 79 में, लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 में, और जो राज्यसभा है इसका गठन आर्टिकल 80 जो है दोस्तों इसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न में से क्या होता है। दोस्तों, जब संसद के दोनों सदन अर्थात संयुक्त अधिवेशन साथ में बैठते हैं तो उनमें से क्या होता है, किस लिए वो बैठते हैं, प्रश्न यह पूछना चाह रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में बैठना चाहते हैं। यहाँ पर गलत लिखा है, आप यहाँ पर चुनाव कर लेंगे भैया। दूसरा है कि संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करने के लिए इनके दोनों बैठकों को बुलाया जाता है। तीसरा, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करने और उसे पास करने के लिए बुलाया जाता है।
और चौथा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में बुलाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि वह कोई ऐसा साधारण बिल जिसपे संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के मध्य किसी बात को लेकर मतभेद हो जाए तो उस बिल को पास कराने, उस पर सहमति करने, उस पर विचार विमर्श करने के लिए आर्टिकल 108 के तहत क्या होता है, यह जो संयुक्त बैठक है इसके बुलाए जाने का प्रावधान है। आगे चलते हैं भाई साहब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है भैया? तो प्रश्न ये है कि यदि किसी सामान्य विधेयक पर, साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसका समाधान करेगा कौन? कौन उसका समाधान करेगा? आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा मंत्रिपरिषद, तीसरा संसद का संयुक्त सत्र और चौथा उच्चतम न्यायालय। देखिए प्रश्न वही है, प्रश्न किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बार बार यह आपको बताना है। देखिए तो आप एक प्रकार से देख रहे होंगे कि किसी एक ही प्रश्न को कितने प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो प्रश्न वही है, तरीका वही है कि कान कैसे भी पकड़ना है लेकिन पकड़ना है, चाहे सीधे हाथ से पकड़िए चाहे हाथ को मोड़ के पकड़िए, लेकिन कान जो ससुरा है ये भागने ना पाए। ठीक है, तो यही चीज है कि प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए, प्रश्न कहना क्या चाहता है इसको ध्यान में रखेंगे। तो प्रश्न बड़ा सिंपल सा है कि इन द केस ऑफ सिंपल बिल द ज्वाइंट सिटिंग इज वाई कॉल्ड। तो यह बुलाया जाता है किस लिए भैया? कि संसद की जो संयुक्त बैठक है इसी के द्वारा जो है इनकी जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो गतिरोध है वह उत्पन्न होता है, उसी को सुलझाने के लिए संसद का जो संयुक्त सत्र है, ज्वाइंट सिटिंग है, इसको बुलाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार यह जो संयुक्त बैठक है, जो संयुक्त अधिवेशन है, यह बुलाई गई? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हाउ मेनी टाइम्स द ज्वाइंट सिटिंग इज कॉल्ड? भैया कब कितनी बार बुलाई गई है इतिहास, भारतीय इतिहास में? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार। कितनी बार बुलाई गई भाई साहब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अभी तक कुल 3 बार ऐसे मामले आए हैं, 3 बार ऐसा हुआ है कि भारतीय संसद के इतिहास में 3 बार संयुक्त अधिवेशन अर्थात ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? यह आपको बताना है। तो अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा कौन। तो हमने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि भैया करेगा कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष। किसके पास पावर है यह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का? तो भैया यह आपके है लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर, लोकसभा स्पीकर के पास यह पावर है। लेकिन बात यहाँ पर किसकी कर रहा है? तो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति की। तो सिंपल सी बात है भैया, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी नहीं करेंगे, कभी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वह नहीं की जाएगी। अब प्रश्न आपके दिमाग में ये उठेगा कि मान लीजिए सर लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा तो लोकसभा अध्यक्ष के स्थान पर लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई साहब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लीजिए कर लीजिए बात, आ गया वही प्रश्न। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मैं बार बार बोल रहा हूं, लोकसभा स्पीकर करेगा अर्थात तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यह पावर किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। जब आप लोकसभा पढ़ेंगे तो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि इन द केस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा स्पीकर इज एम्पावर्ड टू द चेयरमैनशिप ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग। ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता? वहां पर था अध्यक्षता करता है, यहां पर है कि कौन संबोधित करता है। तो ये बताना है आपको सही आंसर क्या होगा। तो जब भी संसद की संयुक्त बैठक होगी तो उसको संबोधित कौन करेगा, एड्रेस कौन करेगा? तो भैया करेगा हमारे देश का राष्ट्रपति। बुलाता राष्ट्रपति है, संबोधित राष्ट्रपति करता है, और इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो अध्यक्षता करता है आपका स्पीकर। ध्यान रखिएगा, संबोधन और बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास, अध्यक्षता करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किसके लिए आयोजित की जाती हैं? लीजिए, प्रश्न वही है, प्रश्न के पूछने का प्रकार बदल गया है बस। किसके लिए आयोजित की जाती है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं भाई साहब? कि भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए बुलाया जाता है। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए बुलाया जाता है। तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए बुलाया जाता है। तीसरा हो गया। चौथा, उस विधेयक पर विचार करने के लिए, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में क्या हो, मतभेद हो। भैया बड़ा सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमने बताया ही था कि जब भी कोई सिंपल बिल हो, जब भी कोई साधारण विधेयक हो, तो उस कंडीशन में यदि राज्यसभा एवं लोकसभा के बीच में मतभेद उत्पन्न होता है तो क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। बार बार आपके एग्जाम में यह टॉप पॉइंट ध्यान रखिएगा मिलेगा कि क्या संविधान संशोधन विधेयक में अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का प्रावधान है क्या? नहीं है। कभी भी संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित कोई मामला होगा तो उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है भाई साहब? कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। कैसे पारित होता है भाई साहब? जब भी संसद का संयुक्त अधिवेशन होगा तो किस बहुमत से पारित होगा? साधारण बहुमत से होगा, विशिष्ट बहुमत से होगा, क्या गए हैं कि दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत से, ऑप्शन नंबर एक। दूसरा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तीसरा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा। और चौथा ऑप्शन आपके सामने दिया है कि दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। तो भैया जो संयुक्त बैठक होती है इसमें क्या होता है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कि दोस्तों दोनों सदनों के जो कुल उपस्थित सदस्य हैं तथा मतदाता सदस्य हैं उनके सामान्य बहुमत के द्वारा जो है दोस्तों इसका कार्य किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों के मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? मान लीजिए कोई एक ऐसा बिल है, कोई ऐसा विधेयक है जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है। तो उस कंडीशन में यदि मान लीजिए दोनों सदनों के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा यह आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं कि लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होगा, दूसरा दिया है राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होगा, तीसरा दिया है संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा और चौथा दिया है कि प्रस्ताव गिर जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। तो भैया जो बिल पेश किया गया वो लैप्स हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो जब भी संविधान संशोधन जैसा विधेयक हो तो वहां पर आवश्यक है कि दोनों सदनों द्वारा उसको पारित किया जाए। यदि कोई भी एक सदन उसके संबंध में मना कर देता है या फिर मतभेद हो जाता है इन दोनों के बीच में, तो वह जो बिल है, वह जो विधेयक है, वह प्रस्ताव क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? जब आप सभी जानते हैं कि संसद में कार्यवाही एक विशेष प्रक्रिया के दौरान गुजरता है, जिसको हम लोग विभिन्न काल के नाम से, जैसे प्रश्न काल, शून्य काल, स्थगन काल या फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, किस वह काल जो है उसकी प्रथम विषय क्या है, सबसे पहले इसमें क्या होता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले शून्य काल होता है, कि प्रश्न काल होता है, कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, या फिर स्थगन प्रस्ताव होता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका प्रश्न काल। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि संसद में प्रश्न काल का समय क्या है? संसद की कार्यवाही में जो प्रश्न काल होता है, इस प्रश्न काल का समय क्या होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी ऐसी प्रथा है जो कि संसदीय प्रणाली में, आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में, यह भारत के द्वारा दिया गया, भारत निश्चित की जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है शून्य काल, दूसरा है कटौती काल,
तीसरा है आपका स्थगन प्रस्ताव। इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो जान लीजिए, भारत में जो जीरो आवर है, जो शून्य काल है, यह भारत में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था और भारतीय संसदीय प्रणाली में से सबसे पहली बार क्या किया गया था? एक्सेप्ट किया गया था। और यही जो है जीरो आवर सिस्टम इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है दोस्तों, इसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो देश है हमारा भारत देश है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है। आप सभी जानते हैं भैया कि हर जगह कहीं पे भी यदि आप जॉब कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हो, तो वहां पे एक निश्चित सीमा होती है, अवधि होती है आपके अनुपस्थित होने की। यदि आप उससे ज्यादा अनुपस्थित होंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रश्न यही है कि संसद में ऐसा कितने दिन के लिए प्रावधान किया गया है कि यदि आप उससे ज्यादा दिनों तक बिना बताए यदि आप वहां पर गायब रहते हैं तो आपको क्या हो जाएगा? आपको संसद की जो सदस्यता है वो समाप्त मानी जाएगी। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 150 दिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर जानिए 2 महीना अर्थात 60 दिन तक। जब कोई संसद का सदस्य 60 दिनों तक बिना किसी अनुमति के, बिना बताए सदन में अनुपस्थित रहता है, अब्सेंट रहता है, इन दैट कंडीशन जो उसकी मेंबरशिप है वो क्या है? समाप्त मानी जाएगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 60 दिन क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? अब देखिए प्रश्न बड़ा सिंपल सा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक होनी चाहिए। तो अभी हमने कुछ दिन पहले नहीं, कल की ही क्लास में बताया था कि संसद की जो बैठक होगी उसमें अधिकतम गैप कितने महीने का हो सकता है? 6 माह का हो सकता है। और साल में होते हैं 12 दिन, तो भैया 6 माह का अधिकतम हो सकता है। तो 6 माह में बांट दीजिए तो कितनी बैठकें हो जाएंगी भैया? 2 ही ना अधिकतम आवश्यक होंगी। भले ही 2 से कम नहीं हो सकती, 2 से ज्यादा हो सकती है। इसीलिए एक वर्ष में कम से कम जो है 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। यही प्रश्न आपसे घुमा के भी पूछ सकता है कि दो संसद के सदनों के जो बैठकें हैं उनके बीच में अधिकतम गैप कितना हो सकता है? तो 2 बार है तो 12 महीने का समय होता है साल में, 2 बार हो रहा है तो मतलब 6 माह का गैप होगा। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है आप सब जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं भाई साहब अगले प्रश्न के सामने। प्रश्न ये है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो हमने आपको पहले ही बताया कि भारतीय संसद में जो संयुक्त बैठक होती है वो सदैव किसके लिए होती है? साधारण विधेयक के लिए अर्थात सिंपल बिल के लिए होती है, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। किसी साधारण विधेयक के संदर्भ में मतभेद होने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करता है आपके लोकसभा का अध्यक्ष। उसको संबोधित कौन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान में से क्या कथित है? भारत के संविधान में क्या कथित है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि जो राष्ट्रपति है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। अब यह है कि निम्न में से कूट में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि कोई सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि 1 और 2 है जो है वह दोनों सही है। तीसरा है आपका कि केवल 1 सही है और चौथा है कि केवल 2 सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो भैया बताइए, इसका सही आंसर आपको बताना है कि क्या सही होगा। तो आपके सामने पहला ऑप्शन दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है। दूसरा दिया गया है कि जो राष्ट्रपति है वह 2 सदनों, जो संसद है वह राष्ट्रपति के साथ 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, अर्थात जो हमारा देश का संसद है वह राष्ट्रपति और 2 सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है, डी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? मतलब कि कौन सा ऐसा विधेयक है, कौन सा ऐसा बिल है कि उसको दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा अलग अलग, मतलब इंडिविजुअली, जो स्पेशल जो आपका मेजोरिटी है उसके द्वारा क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए,
आवश्यक होना चाहिए। तो भैया आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं साधारण विधेयक के संदर्भ में, दूसरा दिया गया है आपका धन विधेयक के संदर्भ में, तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया गया है वित्त विधेयक के संदर्भ में, और चौथा ऑप्शन दिया गया है संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में। तो ये किसके सही होगा दोस्तों? तो जब भी कोई ऐसा बिल जो कि संविधान संशोधन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित हुआ बिल हो, तो उस संदर्भ में दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग इंडिविजुअली विशेष बहुमत के द्वारा उनका पारित होना आवश्यक। किसके लिए दोस्तों? तो संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? दोस्तों जो सांसद हैं उनके वेतन जो मिलती है, उनकी जो सैलरी है, उनके निर्णय का आधार किसके पास है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए भाई साहब कि संसद के पास है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति के पास है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि यह लोकसभा अध्यक्ष के पास है। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। तो भैया सांसदों के वेतन का निर्धारण करता है संसद। संसद अपने हिसाब से जो उनके सांसद हैं उनके वेतन के निर्धारण का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति है? तो भैया जब भी वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाई जाएगी तो उसके लिए कम से कम मिनिमम जो है कितने सदस्य होनी चाहिए, गणपूर्ति कितनी है, उनकी कोरम कितनी है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 1/10, 1/6, 1/4 या फिर 1/3। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों के 1/10 भाग जो है यह वैधानिक जो चैम्बर की मीटिंग है उसके बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति का भाग है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं, उसका एक अन्य नाम क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है अनुक्रियाशील सरकार, दूसरा दिया गया है उत्तरदायी सरकार, तीसरा दिया गया है संघीय सरकार, और चौथा दिया गया है राष्ट्रपतीय सरकार। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संघीय सरकार अर्थात फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, जहां पर आपकी संसदीय सरकार होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, संघीय सरकार भी बोला जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो भैया आपका जो एग्जीक्यूटिव है यह किसके अधीन रहकर कार्य करती है भारत में? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या दिया गया है कि यह न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। यह जो आपकी जो आपकी कार्यपालिका है यह किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं न्यायपालिका, दूसरा विधान पालिका, तीसरा चुनाव आयोग, और चौथा संघ लोक सेवा आयोग। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। तो भैया जो कार्यपालिका होती है यह ऑलवेज वर्किंग अंडर द जुडिशरी। तो ये जो कार्यपालिका है यह किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान लागू होने के बाद सबसे पहली बार सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद जो है, यह जो इसको हम लोग हंग पार्लियामेंट भी कहते हैं, उसका गठन पहली बार कब हुआ था? मतलब कोई भी बहुमत में नहीं आया था सरकार, तो ऐसी सरकार कब बनी? तो 1980, 1989, 1991, 1977। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। तो ये सबसे पहली बार जो त्रिशंकु संसद है 1989 में फॉर्म हुई थी, 1989 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रश्न यह है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही है? ध्यान रखिएगा, प्रश्न यह है कि यहाँ पर टेम्परेरी फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा है। तो टेम्परेरी फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट जो है भारत में कब तक रही इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं भाई साहब। ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन आपके सामने है कि 25 जनवरी 1950 तक रही अस्थायी वाली जो संसद थी, दूसरा 31 दिसंबर 1950 तक, तीसरा 18 सितंबर 1951 तक, और चौथा 17 अप्रैल 1952 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 17 अप्रैल 1952 तक जो आपकी अस्थायी जो आपकी संसद है वह क्या रहा, उसका
रहा भाग। और जैसे ही लोकसभा का पहला चुनाव हुआ 1952 में, वैसे ही क्या है संसद जो है, स्थायी संसद जो है यह क्या आ गई, सॉरी 1952 जब राज्यसभा का गठन किया गया तो उसके बाद जो स्थायी संसद है वो क्या हो गया, आपका अस्तित्व में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की पार्लियामेंट अर्थात संसद का उद्घाटन कब हुआ था। जो भारतीय संसद है, जो भारतीय इंडियन पार्लियामेंट है, इसका उद्घाटन कब हुआ था, इनॉग्रेशन कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है 1917 में, 1927 में, 1937 में या फिर 1947 में। तो दोस्तों 1927 में 1927 में दोस्तों जो है इसका उद्घाटन किया गया था इंडियन पार्लियामेंट का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। तो दोस्तों सदनों के सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है, तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, आपके सामने संसदीय मामलों के मंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं या फिर दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो यह किसके पास अधिकार है, संसद के सदनों के सत्रावसान करने का। तो दोस्तों ध्यान रहे, भंग करने के, सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास है। वहीं पर यदि प्रश्न पूछा जाए स्थगन का अधिकार किसके पास है दोस्तों, तो स्थगन का अधिकार होता है पीठासीन अधिकारी का। पीठासीन अधिकारी का तात्पर्य क्या है, यदि प्रश्न होगा कि लोकसभा के स्थगन का अधिकार, तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। वहीं पर राज्यसभा का पूछा जाएगा तो राज्यसभा का अध्यक्ष, तो पीठासीन अधिकारी उसके अध्यक्ष को बोलते हैं। तो लोकसभा के स्थगन का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास, आपके राज्यसभा के स्थगन का अधिकार राज्यसभा के सभापति के पास, राज्यसभा के अध्यक्ष के पास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो संसद के वह कौन से ऐसे सदस्य हैं जिनको हम गैर सरकारी सदस्य भी कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। विरोधी दल के सांसद को कहा जाता है, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को कहा जाता है, कि कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को कहा जाता है, या फिर निर्दलीय सांसद को कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों कि मंत्री के अलावा जो अन्य प्रत्येक सांसद हैं उनको गैर सरकारी सदस्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है, या कितनी राशि वह स्पेंड कर सकता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि 1 लाख रुपए खर्च कर सकता है, 10 लाख रुपए खर्च कर सकता है, 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, या फिर 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो किसी भी सांसद के पास जो है वह अपने क्षेत्र में विकास के कार्य को करने के लिए 5 करोड़ रुपए तक की जो राशि है वह क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है। उसके पास यह पावर है, उसके पास यह अधिकार है। आगे चलते हैं भाई साहब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा कि भाई जो अयोग्यता होती है, इनकैपेसिटी होती है रिगार्डिंग टू द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, इसका निर्णय कौन करेगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, दूसरा अध्यक्ष या फिर सभापति करता है, या फिर राष्ट्रपति करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करता है भैया इसके सदस्यता से संबंधित उसका निर्णय, वह करता है आपके देश का राष्ट्रपति। और दोस्तों आज के और इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि टॉप 50 क्वेश्चंस का दोस्तों आपका अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50। वो ये कहता है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम अर्थात धन निकालने का अधिकार पे किसका नियंत्रण होता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग कैग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा भारत के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर, तीसरा अधिकृत मंत्री अर्थात ऑथराइज्ड मिनिस्टर, और चौथा संसद के पास। तो दोस्तों ये जो भारत की संचित निधि है इसके पास, इसमें धन को निकालने का अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों इसके अधिकार है भारतीय पार्लियामेंट को, इंडियन पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज के सेशन में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पार्लियामेंट था संसद संबंधित थे उनको जानने एवं समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो से यदि आपको किसी प्रकार की सहायता मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर बने रहें और ऐसे ही वीडियोस की दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।